ठीक है जी। जो हमने चैप्टर 4 अभी कंप्लीट किया है, इसके हम फास्ट पेपर्स करते हैं। अभी तक इस चैप्टर में जितनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं और सारी सारी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्या है क्या नहीं है। अभी थ्योरेटिकल एरियाज जो हैं, ये थ्योरेटिकल एरियाज, ये चैप्टर जो हमने भी डिस्कस किया है, ये मोस्टली थ्योरेटिकली ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इसमें तो है नहीं ऐसा। और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपने एमसीक्यूज का भी सहारा लेंगे और देखेंगे एमसीक्यूज किस तरह हमें सपोर्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे। आपने याद रखनी है कि आपके पेपर में एमसीक्यूज नहीं है। जो आपका कैफ 2 का पेपर है, उस कैफ 2 के पेपर में देर आर नो एमसीक्यूज, कोई किसी किस्म के एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते। बट चूंकि अभी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज का सहारा लेंगे ताकि चीज़ें हमारी बेहतर हो जाए, क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पास्ट पेपर के आते हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें हमें क्लियर हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी पहला सवाल है, द टैक्स ईयर रेलेवेंट टू द पीरियड बिटवीन द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर इन केस ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर विद द परमिशन ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप पहले एक टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल टैक्स ईयर पे थे, वो आपका जुलाई में शुरू हुआ और जून में खत्म हो गया। आपने यहाँ से चेंज करने का फैसला किया, अब आप मूव हो गए हैं स्पेशल टैक्स ईयर पे। ये चेंज करने की वजह से ये ओल्ड टैक्स ईयर के लास्ट है और न्यू टैक्स ईयर के स्टार्ट में, इसमें जो ये पीरियड जनरेट हुआ है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। इसको हमने देखा हुआ है। उसके बाद है कि एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अक्टूबर 2017 को एंड इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1 फरवरी 2018। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द नॉर्मल टैक्स ईयर, close the company's account on 30th June 2018 and want to file an application to get the permission from the tax department. The required action in this case would be, अब एक कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई है एंड दैट कंपनी वांट्स के वो क्या करे, वो नॉर्मल टैक्स ईयर अडॉप्ट करना चाहती है। तो हमने पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी टैक्स पेयर जाके रजिस्टर्ड होता है, एनी टैक्स पेयर जो उसको बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर अलाउ किया जाता है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है। और नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए हम जब फर्स्ट टाइम जब हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमें अलॉट किया जा रहा है, उसके लिए हमें कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन वगैरह मेड करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा कि दे आर नॉट सपोज टू मेक एनी एप्लीकेशन, उन्हें कोई किसी किस्म की दरख्वास्त वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद है जी, an application for the change of tax year has been rejected by the commissioner, कमिश्नर भाई साहब ने रिजेक्ट कर दी है। the company can file a review application to, कंपनी रिव्यू किससे कर सकती है, चीफ कमिश्नर को, नो, कमिश्नर इन अपील्स को, नो, एफबीआर को, यस, बोर्ड को क्या कर सकती है, वो जाके रिव्यू कर सकती है। इसका जवाब क्या होगा, एफबीआर वाला पॉइंट। उसके बाद which of the following is not a company as defined in income tax ordinance 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने जो कंपनीज डिफाइन की हैं उसके मुताबिक कौन सी चीज ऐसी है, ये कौन सी कंपनी ऐसी जो कंपनी नहीं है। अब ट्रस्ट एक्सप्लेन है कि कंपनी कंसिडर होते हैं, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी कंसिडर होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी कंपनी कंसिडर होती हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि इसमें से तमाम चीजें जो हैं वो हमारी कंपनी है। उसके बाद है अ कंपनी इज रेजिडेंट, एक कंपनी रेजिडेंट होगी कब, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ऑल ऑफ its control is in Pakistan, majority of its directors are resident in Pakistan, all of its directors are resident in Pakistan। तो हमें इसका असूल पड़ा है कि कंपनी रेजिडेंट कब होती है, जब कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है होली पाकिस्तान में सिचुएटेड हो। अब चूंकि अगर कंपनी पाकिस्तान में ही इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो क्या कंसिडर होगी, वो कंपनी हमारी हमेशा रेजिडेंट कंपनी ही कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 अक्टूबर एंड डायरेक्टर वांट टू क्लोज द कंपनी फर्स्ट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर, द रेलेवेंट टैक्स ईयर इन दिस केस वुड बी, रेलेवेंट टैक्स ईयर कौन सा हम कहलाएंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर। द आंसर इज नो, बिकॉज वो अकाउंट्स अपने दिसंबर में क्लोज करना चाहते हैं तो नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं होगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी नहीं होगा। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर तो होगा बट इन्होंने कहा है स्पेशल टैक्स ईयर 20x7, तो ये भी जवाब नहीं होगा बिकॉज हमने बड़े वाजिया तौर पर पढ़ा था कि हम टैक्स ईयर कैसे डोनेट करते हैं कि ईयर एंड के बाद जब हमारा साल कंप्लीट हो जाए,
आफ्टर द ईयर एंड जो हमारा नेक्स्ट जून होगा हम उससे उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इस डेट के बाद हमारा नेक्स्ट जून फॉल कर रहा है 30 जून 20x8 में, सो दैट वुड बी द स्पेशल टैक्स ईयर 20x8। लेकिन यहाँ पे 20x7 है तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो अप्रोप्रिएट जवाब क्या है, डी के, इसमें तो कोई भी सही जवाब नहीं है। उसके बाद है जी रेजिडेंट कंपनी इज अ कंपनी which is controlled, managed wholly from outside Pakistan but incorporated in Pakistan, controlled, managed partly in Pakistan in that year but incorporated outside Pakistan, ये भी नहीं है। Quoted on stock exchange in New York Stock Exchange, no, none of the above, नहीं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये लग रहा है, बिकॉज अगर एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको रेजिडेंट कंपनी कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसका अप्रोप्रिएट जवाब जो होगा वो ए है। ये वाला मजे क्या है, इसको देखिएगा जरा। 7 doctors having nationality of Australia have decided to start their medical practice in the rural areas of Punjab, Pakistan, and for this purpose they set up a joint venture in Pakistan. 2 of them will be stationed in Pakistan on permanent basis. दो जो हैं वो पाकिस्तान में permanently यहाँ पे stay करेंगे। The remaining doctors will have frequent visits but not expected to stay more than 100 days in Pakistan. Around 50 Pakistan doctor will be employed by the joint venture. Joint venture ने 50 पाकिस्तानी doctors भी appoint करने हैं। The joint venture will be considered as resident on which of the following ground, किन grounds के ऊपर हम इसको resident consider करेंगे। अब joint venture जो है ये हमारा AOP ही consider हो रहा होता है। तो AOP resident हमारे कब consider होती है, जब उसका control and management जो है वो partly या wholly पाकिस्तान में किसी भी दिन stay कर जे, exist कर जे, उसे हम resident मानते हैं। अब ऑप्शन क्या है कि most of the employed doctors are resident and the joint venture will also be resident without any condition, ये तो नहीं हमने पढ़ा हुआ। If none of the meeting is held outside Pakistan, ये भी नहीं है। If permission is granted by the commissioner to consider the joint venture as resident, ये भी नहीं है। If few और all of the meetings are held in Karachi, हाँ ये है कि अगर पाकिस्तान में एक आधी मीटिंग भी हो गई पूरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की या आधी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की, तो वो जो AOP होगी वो रेजिडेंट कंसीडर होगी। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद मिस्टर is a citizen of USA and wants to set up a business in Karachi on a 2 years agreement with a local supplier, कि ये अमेरिकी शहरी है और कराची में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, 2 साल के एग्रीमेंट का किया है लोकल सप्लायर के साथ। After 2 years time the agreement is renewable, उसके बाद agreement renewable है। If he decides to continue his business activity in Pakistan, however due to his business in New York he will not be able to stay in Karachi on permanent basis, लेकिन वो कराची में परमानेंटली स्टे नहीं कर सकता। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इज 190 days in the current tax year. He wants to know whether he will be considered as a short term resident on any of the following basis. वो जानना चाहता है क्या ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसीडर होगा कि नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए जो कंडीशंस क्या थी कि स्टे जो है वो 3 साल से कम का हो, आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट गर्ज के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके अलावा आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ना अपनी कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव करेंगे। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ट्रीट हो रहे होते हैं। अब उसने कहा है कि बताएं कि मैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हूँ कि नहीं। अब ऑप्शन क्या है कि हिज स्टे इज पाकिस्तान इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 3 years, इसके मुताबिक तो इसको होना चाहिए। He will not receive his foreign income in Pakistan, इसके मुताबिक भी होना चाहिए। Permission is granted to declare him as a short-term resident, ये ऑप्शन नहीं है। None of the above, इसका appropriate आंसर जो है वो none of the above है। क्यों? बिकॉज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में हमने लिखा था कि आपने पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट घर के लेके आएंगे। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस करने आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट करने नहीं आ रहे, तो दैट्स वाई ये कभी भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसीडर नहीं होंगे। तो इसका जवाब जो है वो डी हमारा कंसीडर होगा। उसके बाद फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एग्जाम्प्ट इन पाकिस्तान ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, के किन ग्राउंड्स के ऊपर हमारी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट हो सकती है। टैक्स ट्रीटी, हाँ अगर टैक्स ट्रीटी है कि 2 ममालिक में एग्रीमेंट हो गया है कि यहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे मुल्क में नौकरी कर रहे हैं, उनका टैक्स हम नहीं काटेंगे, तो एग्जाम्प्ट हो सकती है। सैलरी इज एग्जाम्प्ट इन फॉरेन कंट्री, ये भी हो सकती है कि वहाँ सैलरी पे टैक्स है ही नहीं है, या टैक्स आपने फॉरेन कंट्री में पे कर दिया तब भी आप यहाँ पे टैक्स पे नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट होगी। तो इसका जो अप्रोप्रिएट जवाब है वो कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव, के तमाम जो है कंडीशंस फुलफिल होती हैं सैलरी आपको एग्जाम्प्ट करने के लिए। उसके बाद है जी आपका
Mr. Mungo Moshi is a citizen of England and visits Pakistan frequently. He intends to set up a business in Lahore and he is concerned about his tax status. वो अपने tax status के बारे में बड़ा concerned है. He wants to know as to which of the following days shall be counted for the purpose of his tax residential status. कि उसका tax status determine करने के लिए कौन-कौन से days जो हैं वो counting में शामिल होंगे. Days he spent in England but busy in the planning of business setup in Lahore. जो उसने इंग्लैंड में दिन गुजारे हैं वो तो शामिल नहीं होंगे. Days in Karachi for meeting with the prospective customer before the start of business. कारोबार शुरू होने से पहले जो उसने days यहाँ पे spend किया कराची में ये हो सकते हैं. A day in transit in Karachi while he was going to Dubai from London ये तो नहीं होंगे. उसके बाद है a few days in Pakistan without any business activity due to religious holiday ये भी count होंगे. तो इसमें ये भी days count होंगे और ये भी days जो हैं उसकी calculation में count हो रहे होंगे. उसके बाद Mr. A is a Pakistani national who has been residing in USA for past 8 years and never visited Pakistan during this period. इतनी लाइन पढ़ के जो मुझे अंदाजा हो रहा है बात हो रही है हमारी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स की जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे अरसा दराज से पाकिस्तान में नहीं थे. He arrived on 27 मार्च 2018 and received his salary from the period up to February 2018 from USA employer in Pakistan और जो उसको सेटलमेंट की जो सैलरी थी वो उसको पाकिस्तान में मिल गई. For the year ended 30 जून 2018 his salary from US employer will be. इसकी सैलरी जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? टैक्सेबल? नो. Exempt as foreign source salary of resident individual ये भी हो सकता है. Exempt as foreign source salary of returning expatriate more appropriately ये हो रहा है because returning expatriate था 4 साल से पाकिस्तान में मौजूद नहीं था अब पाकिस्तान आ गया है इसकी इनकम भी मिल गई है और चूंकि अभी 27 मार्च को आया है टैक्स ईयर 20x8 के लिए ये रेजिडेंट भी नहीं हुआ होगा तो चूंकि ये इस साल नॉन रेजिडेंट है और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट भी है तो इसको फॉरेन सोर्स सैलरी मिली है तो वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी. हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे. उसके बाद है जी in tax year 2018 Mr. Lal Bihari was present in Pakistan for 85 days before he was posted abroad by his employer on official assignment for a period of 2 years. In which of the following cases will Lal Bihari shall be considered as resident in accordance with the Pakistani tax laws for tax year 2008? हम इस बंदे को किन कंडीशंस में किन प्रोविजंस के तहत रेजिडेंट कंसीडर करेंगे? Number 1, he is an employee of a company which is incorporated and listed in Pakistan. No. He has a permanent residential address in Pakistan which has already been provided to the tax department. Address का कोई concern नहीं है. He has never been a non-resident person in past. ये भी नहीं होगा. He is an employee of Ministry of Environmental Protection Government of Pakistan. Yes, ये होगा because हमने पढ़ा था कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं जो सरकारी नौकर होते हैं वो हमारे हमेशा क्या रहेंगे? रेजिडेंट कंसीडर होंगे चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान में नहीं है हम उन्हें क्या करेंगे? हमेशा रेजिडेंट ही कंसीडर कर रहे होंगे. तो डी ऑप्शन जो है वो इसका मोर अप्रोप्रिएट है. उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच एन इंडिविजुअल हैज टू बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट फॉर दैट टैक्स ईयर? इसका बड़ा आसान सा जवाब है 183 डेज और मोर. अगर आप 183 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे कर लेते हैं तो आप क्या कंसीडर होंगे? आप रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होंगे. तो ये इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बन रहा है. उसके बाद CCL इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है. द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ CCL वाज सिचुएटेड पार्टली इन चाइना वेयर मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स रिसाइड. CCL कौन सी कंपनी है? CCL रेजिडेंट कंपनी है. क्यों? बिकॉज दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड दैट इज इन पाकिस्तान सो दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट कंपनी. तो ये सारे हमारा एक छोटा सा असाइनमेंट टाइप है क्विज टाइप है था कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसमें से जो बातें की थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है.